हर परिवार में अक्सर ये बातें होती हैं कि किसी की आंखें अपनी माँ पर गई हैं तो किसी की मुस्कान बिल्कुल अपने पिता जैसी है। पर कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते कैसे हैं? तो चलिए आज उसी इंसान की कहानी में उतरते हैं जिसने पहली बार इस पहेली को सुलझाया था। ये सवाल कि अपनी शक्लो सूरत या आदतें अपने माता पिता से क्यों मिलती हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। और बस यही सवाल है जो हमें हेरेडिटी यानी आनुवंशिकता की दुनिया के दरवाजे पर ले आता है। अच्छा, मेंडल के आने से पहले ना एक बहुत सीधी सादी थ्योरी चलती थी, जिसे ब्लेंडिंग थ्योरी कहते थे। लोगों को लगता था कि माता पिता के गुण बच्चों में बस घुल मिल जाते हैं। मतलब मान लीजिए लाल और सफेद रंग मिलाया तो गुलाबी बन गया। बस बच्चों का भी यही हिसाब किताब समझा जाता था। पर इसमें एक बड़ी गड़बड़ थी। ये थ्योरी ये तो बता ही नहीं पाती थी कि क्यों किसी बच्चे के गुण बिल्कुल अपनी माँ या पिता जैसे होते हैं, एकदम कॉपी, कोई मिलावट नहीं। तो बस यहीं से शुरू हुई इस महान आनुवांशिक रहस्य को सुलझाने की कहानी। ये समझने की कोशिश कि जिंदगी के इन पैटर्न्स के पीछे आखिर राज क्या है। इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है इनहेरिटेंस यानी वंशानुक्रम। ये बस एक प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स माता पिता से बच्चों में पास होते हैं, और इसी प्रोसेस की स्टडी को हम कहते हैं हेरिडिटरी। अब हमारे इस कहानी का हीरो कौन था? कोई बहुत बड़ी लैब में बैठा साइंटिस्ट नहीं, बल्कि ऑस्ट्रिया का एक साधु ग्रेगर मेंडल। और उनकी लैब, वो थी उनके मठ का बगीचा, जहां से एक ऐतिहासिक जासूसी शुरू हुई। ये बात है 19वीं सदी के बीच की। उस वक्त ग्रेगर मेंडल ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए जो आगे चलकर साइंस की पूरी दिशा ही बदलने वाले थे। हालांकि उस समय इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। और उनकी इस पूरी जासूसी का सबसे बड़ा सबूत, या कहें कि हथियार, था एक मामूली सा मटर का पौधा। जी हाँ, ये देखने में बिल्कुल आम पौधा ही प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का ताला खोलने वाला था। तो सवाल उठता है, भाई मटर का पौधा ही क्यों? मतलब दुनिया में इतने सारे पौधे थे। वजहें बहुत प्रैक्टिकल थीं। पहली बात, इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, मतलब जल्दी जल्दी नतीजे मिलते थे। दूसरा, इसे उगाना और संभालना बच्चों का खेल था। और सबसे सबसे जरूरी बात, इसमें ऐसे गुण थे जो बिल्कुल साफ साफ दिखते थे। या तो पौधा लंबा होगा या छोटा, बीच का कोई चक्कर ही नहीं। इन वजहों से मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट्स पर पूरा कंट्रोल मिला और वो ढेर सारा डेटा इकट्ठा कर पाए। मेंडल की कामयाबी का एक बड़ा राज था उनका फोकस। उन्होंने मटर के 7 ऐसे गुण चुने जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। जैसे पौधे की ऊंचाई, या तो वो लंबा था या छोटा। फूल का रंग, या तो बैंगनी था या सफेद। बीज का कुछ नहीं। स्क्रीन पर आप वो 7 गुण देख सकते हैं। इन्हीं के दम पर मेंडल ने जेनेटिक्स के नियम बना दिए। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि कैसे इन हजारों पौधों की मदद से मेंडल ने जेनेटिक कोड को क्रैक किया। मेंडल का डेडिकेशन देखिए, 1-2 साल नहीं, पूरे 8 साल। उन्होंने लगातार 8 साल तक सिर्फ अपने इन एक्सपेरिमेंट्स पर काम किया। ये उनकी लगन का एक जीता जागता सबूत है। और इन 8 सालों में उन्होंने 1-200 नहीं, करीब करीब 28,000 मटर के पौधों पर स्टडी की। इतना बड़ा डेटा। इसी वजह से उनके जो नतीजे निकले वो इतने ठोस थे कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन था। यही बात उन्हें उस दौर के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाती थी। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स से मेंडल एक जबरदस्त नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुण कोई मिक्सचर नहीं है, बल्कि वो फैक्टर्स नाम के छोटी छोटी अलग अलग यूनिट्स में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और वो भी बिना बदले। ये आइडिया उस पुरानी ब्लेंडिंग थियरी के बिल्कुल उल्टा था। आज के दौर में हम मेंडल के इन्हीं फैक्टर्स को एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है जीन। जी हाँ, ये वही जीन है जो हमारी आनुवंशिकता की सबसे बेसिक यूनिट है। और एक ही जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं, जैसे पौधे की लंबाई वाला जीन, जिसका एक रूप उसे लंबा बनाता है और दूसरा छोटा, उन्हें हम एलील कहते हैं। इन्हीं एलील्स की वजह से हमें गुणों में इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी और क्रांतिकारी खोज, और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। मेंडल के काम को किसी ने नहीं सराहा। असल में उनकी ये खोज दशकों तक विज्ञान की दुनिया में कहीं गुमनाम पड़ी रही। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कहानी का सबसे अजीब मोड़ है। 1865 में मेंडल ने अपनी रिसर्च दुनिया के सामने रखी, और फिर सन्नाटा। 1-2 साल नहीं,
पूरे 35 साल तक उनके काम पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वो पूरी की पूरी खोज कहीं खो गई हो। फिर 1900 में मानो जादू हुआ हो। 3 अलग-अलग साइंटिस्ट्स ने अलग-अलग जगहों पर एक ही समय पर उनके काम को फिर से खोज निकाला। तो मेंडल इतने जीनियस क्यों थे? पहली बात, उन्होंने बायोलॉजी को समझाने के लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया, जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। दूसरा, उन्होंने इतने बड़े डेटा सेट पर काम किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि गुण अलग-अलग यूनिट्स में पास होते हैं, और उन्होंने हर गुण को कम से कम 3 पीढ़ियों तक स्टडी किया ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। तो फिर सवाल ये है कि दुनिया ने उनकी बात सुनी क्यों नहीं? देखिए, कई वजह थीं। एक तो उनके काम का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। उस जमाने में सब लोग ब्लेंडिंग थ्योरी को ही सच मानते थे। बायोलॉजी में मैथ्स का इस्तेमाल करना लोगों को अजीब लगा, उनकी समझ से बाहर था। और सच तो ये है कि उनके आइडियाज बस अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। आखिरकार मेंडल को उनकी असली विरासत मिली, और आज दुनिया उन्हें आधुनिक जेनेटिक्स के पिता के नाम से जानती है। जब उनका काम दोबारा खोजा गया, तब जाकर दुनिया को उनकी अहमियत समझ आई। और तब से लेकर आज तक मेंडल के दिए हुए सिद्धांत ही जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी विज्ञान की नींव हैं। मेंडल के काम ने ही आगे के लिए रास्ते खोले। क्रोमोसोम्स की थियरी हो, म्यूटेशन को समझना हो, या फिर जेनेटिक बीमारियों की स्टडी हो, आज की पूरी मॉडर्न जेनेटिक साइंस की इमारत उन्हीं की रखी नींव पर खड़ी है। तो मेंडल ने हमें विरासत के नियम तो बता दिए, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि तब क्या होता है जब ये नियम टूट जाते हैं। यही वो सवाल है जो हमें मॉडर्न जेनेटिक्स की उलझी हुई पर फैसिनेटिंग दुनिया में ले जाता है, और ये दिखाता है कि मेंडल का काम आज भी कितना जरूरी है।